हेलो गाइज़, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे राजस्थान के अंदर से जोधपुर संभाग के दुर्गों के बारे में अपन देखेंगे। एक संभाग अपन कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा एक बार जाकर आप देख सकते हो। ठीक है, उनकी क्लासेस की PDF फाइल टेलीग्राम पर डाली हुई है, वहाँ पर आज जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो संभाग आता है उसका नाम है जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग के अंदर से जितने भी मेन इंपॉर्टेंट जो दुर्ग हैं जिनके अंदर से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं वो सारे अपन करने वाले हैं। तो जोधपुर संभाग के अंदर से सबसे पहले अपन बात करेंगे सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में। कौन सा? सोनारगढ़ दुर्ग। हेडिंग डालो गाइज यहाँ पर, सोनारगढ़ दुर्ग। ठीक है, सोनारगढ़ दुर्ग। सोनारगढ़ दुर्ग होता है, इसी के बारे में जितनी भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपन देखने वाले हैं गाइज। इसको अन्य नामों के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसको जैसलमेर दुर्ग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जैसलमेर दुर्ग। ये है कहाँ पर? तो नाम से पता चल रहा है आपको, तो यहाँ पर याद रखना जैसलमेर में बना हुआ है। अन्य नामों के बारे में और जो हैं वो मैं आगे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस जो दुर्ग को कहते हैं अपन पश्चिमी सीमा का प्रहरी। क्या कहते हैं? यहाँ पर लिखो, पश्चिमी सीमा का प्रहरी इसको कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका निर्माण किसने करवाया। तो निर्माण का जब जिक्र होता है तो किसने करवाया गाइज? 1155 की बात आती है। 1155 के अंदर से रावल जैसल भाटी के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। तो लिखो यहाँ पर 1155 में रावल जैसल भाटी के द्वारा कराया गया। ठीक, अब इसके एक नया हेडिंग डालो, अन्य नाम। अन्य नामों से बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, तो सारे अन्य नामों के बारे में अपन बात करेंगे। पहला अन्य नाम आ जाता है स्वर्णगिरी। क्या कहते हैं इसको? स्वर्णगिरी का भी कहा जाता है। दूसरा बात करें तो आ जाता है इसको गलियों वाला दुर्ग कहते हैं। इसको गलियों वाला दुर्ग इसको कहा जाता है। तीसरा बात करें तो तीसरा आ जाता है राजस्थान का अंडमान। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? राजस्थान का अंडमान भी इसको कहा जाता है। ठीक है, चौथा बात करें तो चौथा कौन सा लिखोगे? चौथा लिख लो आप यहाँ पर जैसाणगढ़। जैसाणगढ़ शेर के समान अंगड़ाई लेता हुआ। ठीक है, अंगड़ाई लेता दुर्ग भी इसको कहा जाता है अन्य नामों में। पांचवा बात करें तो रेत के समंदर में लंगर डाले जहाज के समान आकृति वाला भी इसको कहा जाता है। दूसरा कौन सा लिखोगे? रेत के समंदर में लंगर डाले जहाज के समान आकृति वाला दुर्ग इसको कहा जाता है। 5 नाम हो गए क्या गाइस? एक और लिख लो फिर इसी के साथ में छठा बात करें तो एक और नाम और आ जाता है गोहरागढ़। इसको क्या कहते हैं? गोहरागढ़ भी कहा जाता है। सातवां बात करें तो सातवां कौन सा लिखोगे? त्रिकुटगढ़। इनमें से आपसे कोई भी पूछ सकता है कि इसके उपनामों से रिलेटेड, तो उपनामों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है। राजस्थान का जो सोनारगढ़ किला है, जैसलमेर का जो दुर्ग है, जोधपुर संभाग के अंदर से जितने भी उपनाम हैं मैंने सारे लिखा दिए गए हैं गाइस। और बात करें इस दुर्ग के बारे में तो इस दुर्ग को भाटियों की मरोड़ भी कहा जाता है। ठीक है, क्या लिखोगे गाइस? भाटियों की मरोड़। कौन से दुर्ग को कहा जाता है? भाटियों की मरोड़ कहा जाता है जैसलमेर का दुर्ग, जिसका नाम है सोनारगढ़ दुर्ग। ठीक है, और बात करें तो जो जैसलमेर दुर्ग था, इस जैसलमेर दुर्ग के ऊपर
भाटी राजवंश का यहाँ पर शासक रहा था। तो अपन जो भाटी राजवंश था उनका एक कालक्रम देख लेते हैं कि कौन कौन सी उन्होंने राजधानियाँ बनाई थी उनके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखो भाटी राजवंश की राजधानियों का क्रम। सबसे पहले जो बनाई थी उन्होंने तो बटनेर को बनाई थी। कौन से को बनाई थी? बटनेर को बनाई। बटनेर के बाद में उन्होंने बनाई तन्नौट को, और तन्नौट के बाद में उन्होंने बनाई लोदरवा को। कौन से को बनवाई? लोदरवा को बनाई। और लास्ट में उन्होंने बनाई जैसलमेर को। ठीक है, ये क्रम आ जाता है। इनका नंबरिंग दे सकते हो 1, 2 और 3 और ये 4 आ जाता है। अंतिम थी वो जैसलमेर थी। एक इतिहासकार आते हैं, एक इतिहासकार का नाम रहता है डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ये कहते हैं कि रावल जैसल हैं वो जैसलमेर दुर्ग की नींव रखते हैं, मतलब ये आ जाती है। और उन्होंने लगभग थोड़ा बहुत निर्माण करवाया। निर्माण करवाने के बाद में उनकी डेथ हो जाती है। जो संपूर्ण दुर्ग है, संपूर्ण दुर्ग का जो निर्माण है वो नाम आ जाता है शालिवाहन द्वितीय ने जैसलमेर दुर्ग का जो अधिकांश भाग है उनके द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, और बात करें इस दुर्ग के अंदर से, ये 99 बुर्जों पर बना हुआ है। कितने बुर्ज हैं? 99 बुर्ज हैं इसमें। ठीक है, और दूसरा नाम आ जाता है, ये इसकी आकृति कैसी है? इसकी आकृति आ जाती है त्रिकुटा आकृति, इसको आपको देखने को मिल जाती है। जब इस दुर्ग को बनाया जाता है तो इसके अंदर से ना कोई चूना और ना कोई सीमेंट का प्रयोग किया गया था, बस पत्थरों को एक दूसरे के अंदर से फंसाकर इसका निर्माण करवाया गया था। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसकी जो महलें छत हैं वो लकड़ी की बनी हुई हैं, मतलब कि इस दुर्ग की जो छतें हैं वो लकड़ी की बनी गई हैं, और दीमक से बचाने के लिए उसके ऊपर गोमूत्र का लेपन किया गया है। ठीक है गाइज, तो इसके बारे में लिख लो यहाँ पर। इस दुर्ग की छत किससे बनी हुई है? लकड़ियों से बनी हुई है, याद रखना, लकड़ी से बनी है। ठीक है, श्रेणी के बारे में आपको पता ही है। जब मैंने दुर्ग पढ़ाने स्टार्ट किए थे तब आपको बता दिया था कि ये दुर्ग कौन सी श्रेणी में रखा जाता है। तो ये दुर्ग आ जाता है धानवे श्रेणी के अंदर से इसको रखा जाता है। कौन सी श्रेणी में? धानवे श्रेणी। ठीक है, धानवे दुर्ग इसको कहा जाता है क्योंकि चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरा हुआ है, मतलब कि मरुस्थल से घिरा हुआ है। अबुल फजल है ना, अबुल फजल का एक कथन बहुत बढ़िया है इसके लिए। इन्होंने कहा कि ऐसा दुर्ग जहाँ पर पहुँचने के लिए पत्थर की टांगें होनी चाहिए, ये कथन उनका जैसलमेर दुर्ग के लिए कहा गया है। ठीक है, मतलब कि ये रेगिस्तान के अंदर से बना हुआ है और रेगिस्तान में वहाँ तक पहुँचने के लिए इंसान को पत्थर की टांगें होंगी तभी जाकर वहाँ पर पैदल पहुँच पाएगा, अदरवाइज़ नहीं पहुँच पाएगा। तो इसके बारे में लिख लो। यहाँ पर क्या लिखोगे? अबुल फजल। अबुल फजल का कथन। क्या कथन था अबुल फजल का? अबुल फजल के कथन के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर क्या लिखोगे? ऐसा दुर्ग जहाँ पहुँचने के लिए किसकी टांगें होनी चाहिए? पत्थर की टांगें होनी चाहिए, याद रखना, पत्थर की टांगें होनी चाहिए क्योंकि ये मरुस्थल में बना हुआ है। सारी विशेषताएं अपने अंदर समाये रखता है धानवे दुर्ग की श्रेणी के अंदर से। आगे बात करें, जब जो चित्तौड़गढ़ है, इस चित्तौड़गढ़ के बाद में दूसरा नंबर इसका आता है लिविंगफोर्ड के अंदर से। बोले तो आवासीय दुर्ग इसको कहा जाता है। ठीक है, 2009 की बात आती है, 2009 की। ठीक है, 2009 के अंदर से यहाँ पर 5 रुपये का टिकट जारी किया। ठीक है, यहाँ पर एक जैसल कुआं भी है, याद रखना। क्या नाम आ जाता है? जैसलू
या फिर जेसल कुआं नाम से भी देखने को मिलेगा, जेसलू कुआं। जेसलू कुआं क्या है, ये देखने के बारे में बात करें तो लोगों की मान्यता है कि इसका जो निर्माण है ना, वो कर्षण के सुदर्शन चक्र से हुआ था। ठीक है। और बात करें तो ये दुर्ग है, इस दुर्ग का जो दोहरा परकोटा है उसको कमरकोट या फिर पाड़ा कहा जाता है। यहाँ पर क्या लिखोगे, इसके परकोटे को, परकोटे को क्या कहोगे, कमरकोट, अथवा एक और नाम याद रखना, पाड़ा। भैंस वाला पाड़ा नहीं है, पाड़ा वो दूसरा है। ठीक है। इस दुर्ग का जो प्रमुख दरवाजा है, प्रमुख दरवाजा, प्रमुख दरवाजा कौन सा है, याद रखना, इसका नाम आ जाता है अक्षय पोल। कौन सा होता है, अक्षय पोल। या फिर एक और देखने को मिलेगा, इसका नाम अक्षय पोल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। प्रमुख दरवाज़ों के बारे में बात हो रही है तो एक तो ये तो मेन दरवाज़ा है, जो इसका मेन जो आपका गेट होता है वो है। इसी के साथ में आपको एक नाम और मिलेगा जिसका नाम है सूरज पोल। सूरज को पोल के पास में एक और मिलेगा आपको, गणेश पोल। ठीक है। गणेश पोल के साथ में एक और मिलेगा, इसको आपके पास में जाता है हवा पोल। ये इसके प्रमुख दरवाजे माने जाते हैं। जब आप इस दुर्ग के अंदर से चलती हो तो दुर्ग के अंदर से क्या क्या चीज़ें बनी हुई हैं वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है। ये दुर्ग का एक थोड़ा रफली डायग्राम बनाया अपन ने। तो यहाँ पर बात करें तो देखो क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको। पहला चीज़ बात करें तो आपको यहाँ पर मिलेगा, सबसे पहले एक आ जाता है शीश महल। कौन सा आएगा, शीश महल आएगा। शीश महल का जो निर्माण है, जिसको सर्वोत्तम विलास महल के द्वारा भी कहा जाता है, और इसका जो निर्माण करवाया था महारावल अक्के सिंह द्वारा निर्मित किया गया था शीश महल। ठीक है। और आज बात करें इसके अंदर से, मूलराज द्वितीय ने द्वारा बनाए हुए यहाँ पर आपको एक और मिलेगा, क्या नाम आ जाता है, रंग महल। कौन सा मिलेगा, रंग महल मिलेगा। रंग महल के साथ में एक और मिल जाएगा आपको, कौन सा, मोती महल। ये चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिल जाती। एक और बात करें इसी के साथ में लिखोगे तो कौन सा आएगा, बादल महल। कौन सा आएगा, बादल महल। बादल महल के बाद में एक और आ जाता है गज महल। और गज महल के साथ में एक और लिख लो जिसका नाम आ जाता है जवाहर विलास, गज विलास। ठीक है, गज विलास। ये इसके अंदर से आपको देखने को मिल जाते हैं। और बात करते हैं, इस दुर्ग के अंदर से जब चलते हो तो आपको जैन मंदिर भी देखने को मिल जाते हैं। जैन मंदिर कौन कौन से हैं, यहाँ पर लिखो, प्रमुख जैन मंदिर। जैन मंदिरों का जब जिक्र होता है तो बहुत बार पूछे जाते हैं, और यहाँ के जो जैन मंदिर माने जाते हैं वो आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिरों को समकालीन माने जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला नाम आ जाता है पार्श्वनाथ। कौन सा आता है, पार्श्वनाथ आएगा। दूसरा बात करें इसी के साथ में एक नाम और आ जाता है संभवनाथ। ठीक है। और तीसरा बात करें तो एक और नाम आ जाता है ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन मंदिर माने जाते हैं जो यहाँ पर हैं। इन मंदिरों के अंदर से जो आदिनाथ का जो मंदिर है ना, आदिनाथ, आदिनाथ का मंदिर वो सबसे प्राचीन है। ठीक है। सबसे प्राचीन क्यों है, वो 12वीं शताब्दी के अंदर से बना था, और अन्य जो जैन मंदिर हैं वो लगभग क्या थे, 15वीं शताब्दी के मध्य बना हुआ है। ठीक है। इसलिए सबसे प्राचीन माना जाता है। जैन मंदिरों के अलावा यहाँ पर आपको एक लक्ष्मी नारायण, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था, वेरीसाल सिंह भाटी के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो एक हेडिंग और डाल लो यहाँ पर, अन्य मंदिर। पूछ सकता है ये जैन मंदिरों के से अलावा है, याद रखना कौन सा आएगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर। और इसको बनाया किसने था, उनका भी नाम लिख लो यहाँ पर, वेरीसाल, वेरीसाल सिंह भाटी के द्वारा इसको बनाया जाता है। ठीक है। जब आप इसका विजिट करते हो जैसलमेर दुर्ग को, तो यहाँ पर आपको क्या मिलता है, एक जिनजत सूरी ज्ञान ग्रंथ भंडार है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो भूमिगत है, याद रखना।
मतलब कि अंडरग्राउंड बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, जिनदत्त, या फिर एक और नाम आ जाता है जिनभद्र, जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या है कि पुराने ग्रंथों को यहाँ पर रखा गया है, जो मूल रूप से पांडुलिपि हो गए और उनको जो भी हस्तलिखित हैं जैन पांडुलिपि के अंदर से बने हुए हैं उनको यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है। जब ग्रंथों का नाम ही आ जाता है ना गाइज, तो एग्जाम आरपीएससी के एग्जाम ओरिएंटेड सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है। यहाँ पर 2 चित्रित आपको ग्रंथ मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ का जो प्रसिद्ध, यहाँ पर लिख लो गाइज, प्राचीनतम प्रसिद्ध चित्रित ग्रंथ, चित्रित ग्रंथ, ये आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला ग्रंथ कौन सा आएगा, 10 वेद कालिका सूत्र चूर्णी। ठीक है गाइज, सूत्र चूर्णी पहला तो ये आ जाता है। दूसरा कौन सा आएगा, दूसरा नाम लिखो आप यहाँ पर, उद्नियुक्ति वर्ती, यहाँ पर इसके प्रमुख माने जाते हैं। आगे बात करें तो जैसलमेर का जो दुर्ग है ना गाइज, वो 2.5 शाखों के लिए फेमस माना जाता है। चित्तौड़गढ़ में अपन पढ़ कर आए थे कि 3 शाखे फेमस थे। शाखे आपको पता है कि मैंने पहले वाली क्लास में बताया था कि शाखा क्या होता है, केसरिया क्या होता है, जौहर क्या होता है, वो सारी कंडीशन अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखो गाइज, जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग 2.5 शाखों के लिए, कितने, 2.5 शाखों के लिए फेमस माना जाता है। याद रखना, 2.5 शाखों के लिए जाना जाता है, जाना जाता है। और किसी भी दुर्ग के अंदर से 2.5 शाखे निवे, 1 हो गया होगा, 2 हो गया होगा, 3 हो गया होगा, ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जैसलमेर का जो दुर्ग है वो ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर से 2.5 शाखे हुए थे। अब इन 2.5 शाखों के बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालो, प्रथम शाखा कब होता है, किन किन के साथ होता है, वो सारी चीज़ें अपन बात करेंगे। ये रहा जैसलमेर का दुर्ग, डायग्राम से आप ज़्यादा समझ पाओगे। कौन सा है, जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग की जनता यहाँ पर बढ़िया तरीके से खुशी थी। 1312 की बात आती है, 1312 और 1313 के मध्य यहाँ का जो शासक था, नाम याद रखना, मूलराज, व दूसरे का नाम आ जाता है रतन सिंह। ठीक है, यहाँ के वो शासक हुआ करते थे। यहाँ दिल्ली थी, क्या थी, दिल्ली। और दिल्ली में कौन बैठा था, एक के बैठा था, एक के बोले तो अलाउद्दीन खिलजी बैठा था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। वो बंदा दिल्ली से चलकर इधर आता है, किस पर, जैसलमेर पर आक्रमण करने के लिए आता है। पहले आक्रमण करते क्यों थे, आक्रमण करने का या तो धन में वृद्धि करना, या फिर क्षेत्र में वृद्धि करना, या फिर कोई रानी पसंद आ गई उसके लिए लड़ाई करना, बस इसीलिए वहाँ पर युद्ध हुआ करते थे। और ज़्यादा कोई खास रीज़न नहीं थे। या तो धन एकत्रित करना था, या फिर राज्य विस्तार करना था, या फिर महिलाओं के लिए युद्ध हुआ करते थे। ठीक है गाइस, आक्रमण करता है यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी। समय था 1312-13 का। बाद में क्या होता है, मूलराज भाटी और दूसरा नाम आ जाता है रतन सिंह। इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, केसरिया होता है। यहाँ पर लिखो, ये लोग करते हैं केसरिया। केसरिया क्या होता है, दोबारा से रिविजन करवा देता हूँ कि केसरिया बना पहनकर वो युद्ध के मैदान में उतर जाते हैं। ठीक है, और इसको मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और महिलाएं होती हैं वो जौहर करती हैं। यहाँ पर रानियाँ थी, उनके द्वारा क्या होता है, यहाँ पर लिखो, महिलाओं द्वारा जौहर होता है, जौहर किया जाता है। तो ये कहानी थी प्रथम शाखे की। अब चलते हैं अपन दूसरा शाखा, हेडिंग डालो यहाँ पर, द्वितीय शाखा। द्वितीय शाखा का जब जिक्र करेंगे अपन, उस समय क्या होता है, कब होता है दूसरा शाखा, 1331 में।
आपसे पूरी डेट नहीं पूछेगा, आपसे सन पूछेगा, सन याद रखनी है, 100% आपसे पूछी जाती है, याद रखना। तो 1331 की बात आती है, ये था जैसलमेर। इधर बात करें तो कौन कौन था, एक तो नाम आता है रावल दूदा, दूसरा बात करें तो कौन सा आता है त्रिलोकसी। ठीक है, त्रिलोकसी, जसहड़, ठीक है, बाटी था। 2 लोग हो गए, पहला दूसरा। तीसरा और लिख लेते हैं क्या, तीसरा कौन सा जाता है उतेराव। और चौथा बात करें तो नाम याद रखना हुफा चारण। ये लोग क्या करते हैं, केसरिया करते हैं। यहाँ की रानी का नाम और लिख लो जिन्होंने जौहर किया था, रानी का नाम याद रखना कौन थी, सोडी रानी, सोडी रानी। इधर दिल्ली होती है, दिल्ली से ज़्यादा आक्रमण होते हैं गाइज, याद रखना। यहाँ पर कौन होता है, यहाँ पर रहता है MBT। MBT बोले तो मोहम्मद बिन तुगलक, और उसका चचेरा भाई नाम आता है उसका फिरोज़ तुगलक। कौन सा आता है, फिरोज़ तुगलक। ये क्या करते हैं, जैसलमेर की तरफ आते हैं, आक्रमण कर देते हैं, और उस समय यहाँ पर इन लोगों के द्वारा केसरिया किया जाता है। कौन कौन आते हैं, राव दूदा, त्रिलोकसी, और दूसरा नाम आ जाता है त्रिलोकसी जसहड़ बाटी नाम है, और तीसरा नाम आ जाता है उतेराव, और चौथा नाम आ जाता है हुफा चारण। इनके नेतृत्व के अंदर से केसरिया किया जाता है, और सोडी रानी के नेतृत्व में महिलाओं के द्वारा जौहर किया जाता है। 2 शाखे कंप्लीट हो गए, तीसरा शाखा चलते हैं जो अर्ध शाखा होता है। तीसरा अर्ध शाखा अपन बात करेंगे। अपन तीसरे अर्ध शाखा के साथ में अपन ये जो है जैसलमेर का दुर्ग है वो कंप्लीट कर देंगे। तो तीसरा शाखा बात करें तो कब होता है, 1550 का समय आता है। कब होता है, 1550 का समय होता है। और यहाँ पर बात करें तो कौन था, लूणकरण के समय जो एक नाम आता है अमीर अली खां के शरण के अंदर से बाद में क्या करते हैं, उनको धोखे से मार देते हैं। तो देखो यहाँ का जो शासक रहता है लूणकरण, कौन सा रहता है, लूणकरण रहता है। और यहाँ पर क्या रहते हैं, एक जो इनके साथ में रहते हैं नाम आता है अमीर अली खां। अमीर अली खां क्या करते हैं, यहाँ पर शरण प्राप्त करते हैं। शरण प्राप्त करने के बाद में इनके साथ विश्वासघात करते हैं, इनको मार देते हैं, जिसके कारण यहाँ पर केसरिया तो हो जाता है। ठीक है, केसरिया क्या होता है, जब अचानक आक्रमण होता है तो उनको पता नहीं चलता है, और बाद में क्या करते हैं, ये भी सोच लेते हैं कि अब अपने को मरना ही है, तो पूरी बिना कोई युद्ध की तैयारी किए हुए वो सीधे मैदान में उतर जाते हैं और वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसलिए केसरिया तो यहाँ पर हो जाता है, जौहर नहीं होता यहाँ पर। क्या नहीं होता है, जौहर यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, ये याद रख। तो इस प्रकार से जो जैसलमेर दुर्ग है, सोनारगढ़ दुर्ग है, वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। एक चीज़ और याद रखना, जो सोनारगढ़ दुर्ग है, ये सोनारगढ़ क्यों कहा जाता है, सोनारगढ़ इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सोने की तरह चमकता है। अब आपके दिमाग में आइडिया होगा क्या सच में सोने की तरह चमकता है, क्या सोने से बना हुआ है? नहीं, सोने से नहीं बना हुआ। वहाँ पर जो जैसलमेर है वहाँ पर पीले पत्थरों की प्रधानता ज़्यादा पाई जाती है, तो वहाँ पर जो पत्थर थे उन पत्थरों से बना हुआ है। जब सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो वो सोने की तरह चमकते हैं, इसलिए इसको सोनारगढ़ भी कहा जाता है। ठीक है गाइस, एक चीज़ और याद रखना, अगर पूरा स आता है, पूरा स आता है तो कौन सा होगा, जैसलमेर का दुर्ग होगा। अगर आधा स आता है तो वो कौन सा होगा, वो जालोर का दुर्ग होगा, वो जो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो।